स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल अश्वनी सर ITI में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एडवांस वेल्डिंग MCQ, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताऊँगा। 25 क्वेश्चन बताऊँगा जो ITI वेल्डर से है। परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर सहित मैं बताऊँगा, आपकी तैयारी से पक्की हो जाएगी। यह क्वेश्चन ITI व NCVT एग्ज़ाम में एकदम बेहतर ढंग से पूछे जाते हैं। इस एडवांस वेल्डिंग में आपको SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, SAW, स्टेनलेस स्टील और वेल्ड डिफेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन आपको बताएंगे। आप एक क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। और जब जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, उस कम से कम 90% उसको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। तो एडवांस वेल्डिंग का पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिए। टिग वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है माइल्ड स्टील, दूसरा है कार्बन, तीसरा है टंगस्टन, चौथा है कॉपर। तो प्यारे दोस्तों, टिग वेल्डिंग में जो इस इलेक्ट्रोड होता है ना, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जो नॉन कंज्यूमेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मिग वेल्डिंग में सील्डिंग गैस के रूप में सबसे अधिक क्या प्रयोग होता है? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑक्सीजन, आर्गन, ऑब्लिक CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। पहला ऑक्सीजन, दूसरा आर्गन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। तो प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि CO2 वेल्डिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली गैस होती है वो आर्गन होती है और CO2 गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं, एक PAW आती है, इसका फुल फॉर्म भी कभी पूछता है कि PAW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सीधा मारेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो एक क्वेश्चन है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में तापमान लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है B 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 5000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 20000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है 500 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है 20000 डिग्री सेल्सियस से ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भेज दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है प्यारे दोस्तों? तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का शॉर्ट नाम होता है SAW। जहां SAW आता है, आप जानिए कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, देखते हैं फ्लक्स का क्या मुख्य कार्य है। ठंडा करना, सुरक्षा देना एवं स्लैग बनाना, रंग बदलना, धातु काटना। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। सुरक्षा देता है किससे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। वातावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस विद्यमान होती है, जिससे उसको सुरक्षा देता है ताकि उसमें कोई गैस न अंदर घुस जाए, नहीं तो स्लैग आ जाएगी, स्लैग इंक्लूजन हो जाएगी, पोरोसिटी हो जाएगी, डिफेक्ट आ जाएगा। इसके वजह से अगर वो फ्लक्स नहीं रहेगा तो वेल्डिंग बेकार हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 5 नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। रेजिस्टेंस स्पाट वेल्डिंग मुख्यतः किसके लिए उपयोग होती है? तो रेजिस्टेंस स्पाट वेल्डिंग, ये जान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, मोटी प्लेट, पतली प्लेट, पाइप, रेल। मोटी प्लेट, पतली प्लेट, पाइप, रेल। तो ऑप्शन नंबर पतली शीट के लिए ही प्रयोग में लाया जाए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है इलेक्ट्रिक से द्वारा होती है। और रेजिस्टेंस के द्वारा I इक्वल टू H स्क्वायर, नहीं सॉरी, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फार्मूला होता है हीट का, जूल में होता है। इसके अनुसार ये हीट कन्वर्ट होता है रेजिस्टेंस के अनुसार, तो जाके ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ये पतली शीट में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है 5 नंबर क्वेश्चन का। अब आते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग किस वातावरण में की जाती है? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग किस वातावरण में की जाती है प्यारे दोस्तों? जो EBM, जिसका शॉर्ट नेम होता है EBM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, किस वातावरण में की जाती है? तो प्यारे दोस्तों, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए। खुली हवा में 9, पानी में 9, वैक्यूम में यस, तेल में 9। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वैक्यूम में। वैक्यूम जहाँ पे कोई हवा नहीं होता है, वैक्यूम में की जाती है। आप लोग देखे होंगे, किताब में पढ़े होंगे। तो अब आते हैं, लेजर बीम वेल्डिंग का प्रमुख लाभ क्या होता है? LBW का आधा पूरा नाम होता है लेजर बीम वेल्डिंग। तो लेजर बीम वेल्डिंग में हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि लेजर बीम वेल्डिंग का प्रमुख लाभ क्या है, मतलब मेन बेनिफिट्स क्या है? अधिक विकृति, उच्च सटीकता,
अधिक धुआं कम गति, नहीं, कम गति से भी नहीं होता, अधिक धुआं भी नहीं निकलता है, अधिक विकृति भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो सही है ना, उच्च सटीकता, ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग में ऊष्मा कैसे उत्पन्न की जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको फ्रिक्शन का जो परिभाषा जानता होगा, फ्रिक्शन जो पढ़ा होगा फिजिक्स में, उसको पता होगा कि जब दो सरफेस या दो सरफेस को आपस में रगड़ा जाता है तो वहाँ पे कुछ हीट उत्पन्न होती है, और बहुत देर तक रगड़ा जाए, धीरे धीरे उसमें कोई लुब्रिकेशन ना लगाया जाए तो वहाँ हीट उत्पन्न हो जाती है, और इतना हीट उत्पन्न हो जाएगी कि आपस में वो पिघल करके धातुएँ जुड़ जाएंगी। उसी को फ्रिक्शन वेल्डिंग कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग आप लोग को एडवांस वेल्डिंग में एक चैप्टर है, उसको आपको पढ़ना है। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, तो घर्षण से उत्पन्न होती है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं घर्षण कौन सा ऑप्शन है। तो गैस से 9, घर्षण से एस, बिजली से 9, लेजर से 9, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, घर्षण से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आज चलते हैं। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग किस धातु के लिए उपयुक्त होती है। भाई जान लीजिए, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का नाम सुने होंगे, एडवांस वेल्डिंग जो पढ़ा होगा सुनेंगे, नहीं सुने होंगे तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पतली धातु के लिए, मोटी प्लेट के लिए, रियल ट्रैक के लिए, कास्ट आयरन के नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग बहुत पतले धातु के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑर्बिटल वेल्डिंग का मुख्य उपयोग क्या है। ऑर्बिटल वेल्डिंग का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है। ऑर्बिटल वेल्डिंग का मुख्य उपयोग कहाँ होता है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। पाइप और ट्यूब वेल्डिंग में, रेल में, जहाज में, पुल में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पाइप और ट्यूब वेल्डिंग में की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं GMAW का पूरा नाम क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है। GMAW, ये GTAW के बाद आता है GMAW। तो GMAW का मतलब होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ये ऑप्शन आएगा तो सही होगा। देखिए पहला ही ऑप्शन है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ये सही है, बाकी ऑप्शन गलत होगा। अब 12 नंबर पर चलते हैं। GTAW का पूरा नाम क्या है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इसका पूरा नाम होता है। तो देखते हैं ऑप्शन। गैस टंगस्टन, पहला ऑप्शन है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, दूसरा है गैस ट्यूब आर्क वेल्डिंग, जनरल टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, नहीं गैस पहला ऑप्शन सही है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ये जिसको टीक वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए फ्लक्स्ड कोर आर्क वेल्डिंग, इसका शॉर्ट नाम होता है FCAW, याद कर लीजिए। फ्लक्स्ड कोर आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का वायर प्रयोग में लाया जाता है, तो सॉलिड वायर, फ्लक्स फील्ड वायर, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, तो ऑप्शन बी सही है। फ्लक्स फील्ड वायर आता है, उसके ऊपर CCMS का इलेक्ट्रोड लगा, उसके ऊपर लगा CCMS इसको बोला जाता है, जो कॉपर कोटिंग होता है, तो इसको बोलते हैं फ्लक्स फील्ड वायर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं सीधा 14 नंबर क्वेश्चन पे। एडवांस वेल्डिंग में रोबोट वेल्डिंग का मुख्य लाभ क्या है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, रोबोट वेल्डिंग। रोबोट वेल्डिंग का मुख्य लाभ क्या है। आपके साथ आज के समय में तो रोबोट वेल्डिंग आ गया है, क्योंकि प्रोग्रामिंग पे काम किया जाता है, उसमें हम प्रोग्रामिंग डाल देते हैं, वह जितना प्रोग्रामिंग, जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग डालेंगे उसके हिसाब से वह रोबोट जा कर के ऑटोमेटिक वेल्डिंग कर देता है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन पढ़ते हैं। कम गुणवत्ता, बी ऑप्शन दिया है अधिक सटीकता एवं उत्पादन, सी दिया अधिक समय अधिक त्रुटि। नहीं, ये बहुत शानदार वेल्डिंग और बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है ये जो आपका रोबोट वेल्डिंग है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चलता है। रोबोट इज ए ऑटोमेटिक ह्यूमन बीइंग मशीन, लाइक ए जो ह्यूमन बीइंग मशीन, जो रोबोट है ना एक मनुष्य जैसे काम करने वाली मशीन होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिक सटीकता एवं उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। बिल्ड क्वालिटी जांचने की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट विधि कौन सी है। बिल्ड क्वालिटी देखिए 2 प्रकार के जांच की जाती है, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आपका एक्सरे आ जाता है, अल्ट्रासोनिक आ जाता है, फिर से स्टेथोस्कोपिक आ जाता है, प्रेशर वेल्डिंग, प्रेशर टेस्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें नॉन डिस्ट्रक्टिव, मैंने जब कोई जाब को हम जांच करते हैं तो जाब का कोई नुकसान नहीं होता है, उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट उसे कहा जाता है जब कोई हम वेल्डिंग किए हुए जाब को जांच करने के उपरांत जाब को तोड़ दिया जाए, जाब को काट दिया जाए, यानी जब जांच होने के उपरांत तो जाब उपयोग लायक न बचे, उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि भाई देखिए कोई ऐसा टेस्ट है, बेंड टेस्ट में टूट जाएगा, टेंसाइल टेस्ट में भी टूट जाएगा, क्रश टेस्ट में टूट जाएगा, लेकिन अल्ट्रासोनिक जो टेस्ट है ना उसमें टूटेगा नहीं, क्योंकि उसको हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट जैसे हम एक्सरे कराते हैं ना वैसे ही टेस्ट की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी दिख रहा है आपको, अल्ट्रासोनिक टेस्ट सही है। रेडियोग्राफिक टेस्ट क्या होता है प्यारे दोस्तों। रेडियोग्राफिक टेस्ट RT जिसको बोलते हैं, किसके उपयोग में लाया जाता है। तो एक्सरे, गामा किरणें, पानी, हवा, तेल, तो पहला ऑप्शन सही है, एक्सरे और गामा।
डाई पेनिट्रेंट टेस्ट का उपयोग किस दोष के लिए किया जाता है? क्रैक्स के लिए किया जाता है प्यारे दोस्तों। क्रैक्स मैंने दरार के लिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है। पहला सतही दरार मैंने सरफेस क्रैक्स के लिए, इंटरनल होल्स के लिए, हार्डनेस के लिए, डक्टिलिटी के लिए नहीं। जो सतह दरारें होती हैं उसको पता करने के लिए हम डाई पेनिट्रेंट किट का प्रयोग करके हम उसको टेस्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, सतही दरारें। उसके बाद आता है 18 नंबर, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किन धातुओं पर किया जाता है? ये भी जान लीजिए कि जो फेरस की धातु होती है उसी पे किया जाएगा। लोहे की धातु होती है क्योंकि मैग्नेट उसे ही पकड़ता है जिसमें फेरस की मात्रा होती है, बाकी नॉन फेरस में नहीं पकड़ता है। एल्युमिनियम, कापर, जिंक या सोना चांदी में करोगे तो नहीं पकड़ेगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन मैग्नेटिक आपका ऑप्शन आता है। तो नॉन फेरस 9, प्लास्टिक 9, लकड़ी 9, फेरस मैग्नेटिक धातु के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। हीट इफेक्टेड जोन को HAZ बोला जाता है। HAZ हीट अफेक्टेड जोन को क्या है? हीट अफेक्टेड जोन क्या है? मतलब आप बिल्डिंग जब करते हो तो कुछ एरिया ऐसी होती है जहाँ तक हीट का प्रभाव पड़ता है, जहाँ तक धातुएं गल जाती हैं और गलने के बाद भी कुछ जगह तक धातु गर्म हो जाती है, उसी को हीट अफेक्टेड जोन बोला जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सही है। बिल्ड वीड 9, बिल्ड के पास प्रभावित क्षेत्र, गैस क्षेत्र, फ्लक्स क्षेत्र। तो बी ऑप्शन सही है, बिल्ड के पास प्रभावित क्षेत्र। कुछ ऐसे जैसे यहाँ बिल्डिंग कर रहे हो तो इतना एरिया में धातु के प्रभाव पड़ता है ना, हीट का प्रभाव पड़ता है। तो जो ये एरिया है ना, हीट अफेक्टेड जोन कहलाता है। यहाँ तो बिल्डिंग हुई ऐसे, लेकिन ऐसे जो प्रभाव पड़ा है ना इस टाइप से, ये हीट अफेक्टेड जोन के अंतर्गत आता है। प्रीहीटिंग का उद्देश्य क्या होता है? प्रीहीटिंग धातुएं जो होती है ना, हार्ड धातुओं के लिए वेल्डिंग करने में किया जाता है। हार्ड धातु जैसे कास्ट आयरन हो गया, कुछ ऐसे धातुएं होती है जिसको प्रीहीट एकदम करना जरूरी होता है क्योंकि उसमें दोष आने के चांस रहते हैं, जैसे फटने का क्रैक आने का चांस रहता है और जब खराब भी होने का चांस रहता है, इसके लिए वह प्रीहीटिंग किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं, दरार कम करना, रंग बदलना, वजन बढ़ाना, गैस बचाना। तो ये ऑप्शन नंबर जो पहला है, दरार कम करना, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। 21 नंबर क्वेश्चन पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट क्या आता है? PWHT क्यों किया जाता है? पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट तनाव कम करने के लिए, रंग बदलने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, गैस बचाने। प्यारे दोस्तों पोस्ट हीटेड उसी के लिए किया जाता है जब धातु को, जब हम बिल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो धातु हार्डनेस बढ़ जाती है। तो हार्डनेस जब बढ़ जाती है उसमें तनाव हो जाता है, स्ट्रेस घुस जाता है। उसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम पोस्ट वेल्ड हीटेड ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, तनाव कम करने के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। हार्ड फेसिंग का उद्देश्य क्या होता है प्यारे दोस्तों? हार्ड फेसिंग जैसे कि कुछ धातुएं, जैसे कोई मान लीजिए कि बूस है या कोई साफ्ट है, तो वो उसको हार्ड फेसिंग करके उसमें लगा दिया जाता है। जब तक वो हार्ड रहता है तब तक तो चलता है, जैसे ही हार्डनेस सतह खत्म हो जाती है वो घिसने लगता है, आवाज़ आने लगती है बियरिंग वरिंग में से, तो फिर उसको हार्ड कर दिया जाता है, उसी को हार्ड फेसिंग बोला जाता है। तो हार्ड फेसिंग यानी घिसाव की प्रतिरोध बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, घिसाव प्रतिरोध बढ़ाना, ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है इसमें। घिसाव की प्रतिरोध बढ़ाना, जब घिसता खत्म हो जाएगा ना तो प्रतिरोध खत्म हो जाएगा, उसको रोकना का क्षमता कम कर देगा, इसीलिए उसको घिसाव को रोकने के लिए उसके ऊपर हार्ड फेसिंग कर दिया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। अब क्लैडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्लैडिंग एक प्रकार की ऑपरेशन से होती हैं जो सजावट के लिए, सतह को जंग को घिसाव से बचाने के लिए, काटने के लिए, वजन कम करे नहीं, सतह को जंग का घिसाव से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है प्यारे दोस्तों। देख लो प्यारे छात्रों, ध्यान से सुन लो भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, आप लोग 1-2 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। WPS का पूरा नाम क्या है? वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन, वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन, वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन, वेल्डिंग पावर सिस्टम, वायर प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड, वेल्डिंग प्रोसेस सेफ्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन का पूरा नाम होगा, पहला ऑप्शन है। 25 नंबर को PQR का पूरा नाम क्या है? PQR, ध्यान से सुनिए, PQR का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ऑप्शन बी है प्रोसेस क्वालिटी रिपोर्ट, प्रोसीड्यूर क्वालिटी रिकॉर्ड, पावर क्वालिटी रिपोर्ट नहीं, प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्यारे दोस्तों आज का जो 25 क्वेश्चन है मैं आपको बड़ी विस्तार से समझाया। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपके ऊपर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।
और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा प्यारे दोस्तों। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। पढ़िए, मस्त रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, सर ये दिक्कत आ रही है, मैं तुरंत बताऊंगा। मैं वेल्डर का इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं 10 साल से वेल्डिंग पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी अनुभव है। आप लोग कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत मुझे फ़ोन करिए। मैं नंबर अपना दे देता हूँ, नंबर तुरंत आपको लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 7007276391। इस पर सीधा संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो। तब तक के लिए धन्यवाद।